कहानी की शुरुआत होती है ड्वाइट नाम के एक बेघर आदमी से। उसे जब भी कोई ऐसा घर दिखाई देता जिसमें कोई नहीं रहता तो वो अंदर चला जाता। इस वक्त वो इसी तरह किसी के घर में घुसकर बाथरूम में नहा रहा था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि घर के मालिक वापस आ चुके हैं और तुरंत खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया। वो ऐसे ही इधर से उधर भटकता रहता है, बस जिंदा रहने की कोशिश में। थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी दिखी जो खस्ता हालत में बिल्कुल खाली थी। किसी ने उस गाड़ी को छोड़ दिया था मानो वो कोई कबाड़ हो। लेकिन ड्वाइट खुश था क्योंकि उसे अब रहने की जगह मिल गई थी। उसने उस गाड़ी के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। शाम को वो बाहर गया और डम्पस्टर्स में से बचा कुचा खाना उठाकर खाने लगा। फिर वो अपनी गाड़ी में लौट आया, कुछ किताबें पढ़ी और सो गया। ऐसा लगता था मानो इस आदमी की जिंदगी का कोई टारगेट ना हो, लेकिन वो 20 साल से किसी के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने हाथों से मार सके। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर एडी वहां आई। एडी पहले से ड्वाइट को जानती थी। उसने ड्वाइट को गाड़ी से बाहर निकालकर कहा कि मैं नहीं चाहती तुम किसी तरह की मुसीबत में पड़ो, लेकिन वेड क्लीलैंड जेल से निकलने वाला है। वेड वही आदमी था जिसने 20 साल पहले ड्वाइट के माँ बाप को मार दिया था। ये सुनकर ड्वाइट के अंदर की आग जलने लगी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वेड को मारना। अब उसे पता चल चुका था कि वेड बाहर आ रहा है, इसलिए वो बदला लेने की तैयारी करने लगा। उसने उस पुरानी कार के अंदर नई बैटरी डलवाई ताकि वो सही तरीके से चल सके। वेड वर्जीनिया की एक जेल से छूटने वाला था तो उसे भी वहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए वो एक बंदूक की दुकान में गया, लेकिन वहाँ बंदूकें इतनी ज्यादा महंगी थी कि वो कुछ खरीद नहीं पाया। फिर उसने अपनी बहन को एक लेटर लिखा और एक पार्किंग में गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगा, इस आस में कि कहीं किसी गाड़ी में उसे बंदूक मिल जाए। कुछ देर बाद उसे एक बंदूक मिल भी गई, लेकिन उसके ट्रिगर के ऊपर लॉक लगा हुआ था। ड्वाइट बार बार कोशिश करता रहा उस लॉक को तोड़ने की, लेकिन लॉक तोड़ने के चक्कर में उसने पूरी बंदूक ही तोड़ दी। फिर उसने सोचा कि बंदूक से नहीं हाथों से मारूंगा उसे, तो वो बिना बंदूक के ही वर्जीनिया निकल गया। वहां जाकर उसने जेल के बाहर इंतजार किया ताकि वो देख सके कि वेड कब बाहर आएगा और कहां जाएगा। थोड़ी देर बाद एक लिमोजीन जेल के गेट पर आई और वेड बाहर निकला। वेड का परिवार उसे देखकर बहुत खुश था, सबने उसे गले लगा लिया। ये देखकर ड्वाइट रो पड़ा। वो आदमी जिसने उससे उसके माँ बाप को छीन लिया अब अपने परिवार के साथ मौज मार रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से चले, ड्वाइट उनका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वेड का परिवार एक बार में रुक गया थोड़ी पार्टी करने के लिए। ड्वाइट गुस्से से पीछे की तरफ से बार में घुस गया और जल्दी से बाथरूम में छुप गया। उसने इंतजार किया कि वेड बस अकेले अंदर आए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वेड अंदर आया, ड्वाइट ने तुरंत बाहर निकलकर सबसे पहले वेड के गले पर हमला किया, लेकिन इस हमले से वेड जिंदा बच गया और उसने ड्वाइट के ऊपर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। लेकिन ड्वाइट ने भी हार नहीं मानी, उसने दोबारा हमला किया और इस बार वेड के माथे में छुरा घुसा दिया। वेड जमीन पर गिर गया, बस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। अब उसका मरना तय था तो ड्वाइट तुरंत वहां से निकलने लगा। उधर वेड के परिवार को भी शक हो गया कि कुछ तो हुआ है, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा है वो सब जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़े। ड्वाइट बाहर निकला और सबसे पहले वेड की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने देखा कि उसके हाथ पर बहुत गहरा कट लग गया था, जिससे बहुत तेजी से खून निकल रहा था। वेड के साथ उसकी लड़ाई के दौरान शायद उसकी गाड़ी की चाबी अंदर ही गिर गई थी, तो उसने सोचा कि वेड की गाड़ी लेकर ही भाग जाता हूँ। वो तुरंत बाहर निकला और वेड की गाड़ी में घुस गया। किस्मत से चाबी गाड़ी के अंदर ही लगी हुई थी। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने लगा। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई तो है। उसने गाड़ी रोकी, पीछे से एक लड़का बाहर आया जिसका नाम विलियम है। विलियम जोर से चिल्लाकर बोला कि तुमने वेड को क्यों मारा। इस पर ड्वाइट ने कहा कि वेड ने मेरे माँ बाप को मारा था, अनाथ बना दिया मुझे। ये सुनकर वो लड़का घबरा गया और वहां से भागने लगा। विलियम के हाव भाव से ड्वाइट थोड़ा सोच में पड़ गया। अब उसे लग रहा था कि शायद उसने गलत आदमी को मार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेड ने किसी और का इल्जाम अपने सर पर लिया हो। फिर उसे आगे एक खाली घर दिखाई दिया। देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया। ड्वाइट अंदर चला गया ताकि अपना हुलिया बदल सके। सबसे पहले उसने अपने लंबे बाल और दाढ़ी काट दिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर नहा धोकर एकदम साफ सुथरा आदमी बन गया। उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधी और नए कपड़े पहने। फिर उसने टीवी पर सभी न्यूज चैनल देखे, लेकिन कहीं भी वेड की मौत की खबर नहीं थी। फिर वो घर से बाहर आया। बाहर उसने एक ट्रक देखा और ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। अब वो अपनी बहन सैम से मिलने जा रहा था। सैम के पति की मौत हो चुकी थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। थोड़ी देर बाद ड्वाइट उसके घर पहुंच गया। सैम अपने भाई को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। फिर अचानक ड्वाइट ने बताया कि मैंने वेड को मार दिया है, वही आदमी जिसने हमारे माँ बाप को मारा था। ये सुनकर सैम बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा सुकून तो था कि उन दोनों को अनाथ बनाने वाला आदमी अब मर चुका है। सैम ने बताया कि वेड का परिवार हमारे पड़ोस में ही रहता है, वो बहुत अमीर लोग हैं, मौके मौके पर मुझे नीचा दिखाते रहते हैं, खासकर अपनी उस लिमोजीन कार की हेकड़ी बहुत दिखाते हैं वो। थोड़ी बातचीत के बाद ड्वाइट को समझ आया कि क्लीलैंड परिवार बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जब उसने वेड को मार दिया है तो वो चुप तो नहीं बैठेंगे, जल्द ही वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आएंगे। तभी उसे ध्यान आया कि हम दोनों तो बाहर हैं, बच्चों को कौन देख रहा है। ये सोचकर ही वो दोनों बहुत घबरा गए और तुरंत घर की तरफ भागे। सैम अंदर गई तो देखा कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन अब वो डर चुकी थी और गुस्से में बाहर आई। उसने ड्वाइट को थप्पड़ मारा। उसने कहा कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, तुमने दोबारा हमारे परिवार को मुसीबत में डाल दिया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ड्वाइट ने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा बच्चों को लेकर। उसने सैम से कहा कि अपना सामान पैक करो और बच्चों को लेकर पिट्सबर्ग चले जाओ, जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता वापस मत आना। सैम को भी समझ आ गया कि उसके बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उसने सामान पैक किया और वहां से निकल गई, ड्वाइट को वहीं अकेला छोड़कर। अब ड्वाइट को ये पक्का करना था कि उसकी बहन के पीछे कोई नहीं आएगा। सबसे पहले उसने घर चेक किया। फिर उसने सोचा कि अगर वेड के परिवार ने हमला किया तो वो अपना बचाव कैसे करेगा, लेकिन घर में कोई भी हथियार नहीं था। और तो और उसकी बहन शायद चाकू भी अपने साथ ले गई थी। जो छोटी मोटी चीजें उसे मिली उनसे ही ड्वाइट ने अपना जुगाड़ किया और इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई उसने एक गाड़ी की आवाज सुनी। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा। जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसने वेड के 2 भाइयों को देखा। उनका नाम टेडी और कार्ल था। वो दोनों ड्वाइट की गाड़ी में ही वहां आए थे। ड्वाइट समझ गया था कि ये लोग हथियार लेकर उसकी पूजा करने तो आए नहीं, उसे मारने आए। वो तुरंत ऊपर गया और बाथरूम की लाइट ऑन कर दी, साथ ही पानी भी चला दिया ताकि अगर वो लोग घर में आए तो सीधा ऊपर चले जाएं, ये सोचकर कि जो भी है ऊपर ही है, नीचे इधर उधर ना ढूंढे। लाइट ऑन करके ड्वाइट ने फिर से खिड़की से देखा और वो समझ गया कि दोनों भाई अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, एक मेन गेट से और दूसरा बैक गेट से। फिर ड्वाइट नीचे आकर हॉल में सोफे के नीचे छुप गया। दोनों भाई घर के अंदर आ गए और धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अब ड्वाइट के पास मौका था भाग जाने का। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि कार्ल ने तो मुझे देख लिया है। कार्ल के हाथ में शिकार करने वाला तीर कमान था और वो लगातार ड्वाइट पर तीर चलाता रहा। ड्वाइट भागकर अपनी गाड़ी में बैठा और जल्दी से गाड़ी दौड़ाने लगा, लेकिन इस हबड़ा दबड़ी में उसने टेडी को टक्कर मार दी। इसके बाद टेडी जमीन पर गिर पड़ा। ड्वाइट तुरंत गाड़ी से उतरा, टेडी को उठाया और कहा जल्दी बता तुम लोग मेरे पीछे आए हो या मेरी बहन के पीछे। लेकिन टेडी बेहोश हो चुका था, वो कुछ नहीं बता पाया। फिर ड्वाइट ने टेडी की बंदूक उठाई और देखा कि कार्ल उसके पीछे आ रहा है। ड्वाइट ने गोली चलाई तो कार्ल छुप गया। अब ड्वाइट जल्दी से टेडी को उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगा, लेकिन जैसे ही वो फ्रंट सीट में बैठने लगा कार्ल ने उसके पैर में एक तीर मार दिया। अब ड्वाइट का खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसने घायल हालत में ही गाड़ी शुरू की और वहां से भागने लगा। कार्ल उनके पीछे भागता हुआ चिल्लाता जा रहा था,
लेकिन ड्वाइट नहीं रुका, वो दूर निकल गया। बाहर जाकर उसने सबसे पहले बेहोश हो चुके टेडी को बैक सीट से खींचकर ट्रंक में डाल दिया। ड्वाइट को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने कोशिश की अपने पैर से तीर को निकालने की, लेकिन वो आसान नहीं था। फिर वो उसी हालत में स्टोर तक पहुंच गया। अपने घाव को छुपाते हुए उसने कुछ दवाइयां और थोड़ा सामान ले लिया ताकि तीर को निकाल सके, लेकिन इस सब के बाद भी वो तीर नहीं निकाल पाया। खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसे लगने लगा कि वो कभी भी मर सकता है। आखिर में उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, लेकिन डॉक्टर से मिल पाता उससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक बेड पर पड़ा है। उसका इलाज हो चुका था और उसके पैर में स्टिचेस लगे थे। ड्वाइट का पैर अभी पूरी तरह से ठीक तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अस्पताल में रुक नहीं सकता था। वो बाहर आया और जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने डिक्की के पास थोड़ा खटखटाया, जिसके बाद टेडी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसका मतलब साफ था कि वो भी जिंदा है। फिर उसने जल्दी से अस्पताल वाले कपड़े भी बदल लिए। सब ड्वाइट के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। अब ड्वाइट सीधा अपनी बहन सैम के घर गया। उसने सबसे पहले घर के अंदर खिड़की दरवाजे लॉक कर दिए ताकि कोई बाहर से अंदर ना देख सके। उसने सभी लाइट्स बंद कर दी और घर को साफ करके वापस गाड़ी में आया। गाड़ी में बैठकर वो सैम की पुरानी एल्बम देख रहा था, जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें थी। अभी टेडी बार बार चिल्लाने लगा कि मेरा पैर टूट गया है और प्यास बहुत लगी है, लेकिन ड्वाइट ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस एल्बम देखते हुए अपने बचपन के खुश दिनों को याद करने लगा। यहीं उसे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया जिसका नाम है बेन। उसे देखकर ड्वाइट ने सोचा कि वो बेन से मिलने जाएगा। वो गाड़ी चलाकर बेन के घर पहुंच गया, लेकिन वहां सिर्फ उसकी मां मिली। बेन की मां ने बताया कि बेन को यहाँ से गए हुए लगभग साल हो चुका है, लेकिन उसने ड्वाइट को पहचान लिया क्योंकि वो उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। उसने ड्वाइट को बेन का कार्ड दिया और बताया कि अब वो शहर में रहता है और ये उसका एड्रेस है। ड्वाइट फिर से गाड़ी चलाकर कुछ घंटों में एड्रेस पर पहुंच गया। वहां से एक लड़की मिली जिसने बताया कि बेन अभी काम कर रहा है, रात को लेट तक चलेगी शिफ्ट, तभी फ्री होगा। तब ड्वाइट बाहर आया और बेन की गाड़ी देखकर इंतजार करने लगा। लगभग आधी रात को बेन बाहर आया और दोनों अपनी जिंदगी के पुराने लम्हे याद करने लगे। फिर ड्वाइट ने कहा, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुमसे मदद लेने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे एक बंदूक चाहिए। बेन समझ गया कि बात कुछ तो सीरियस है। उसने ड्वाइट से कहा, घर चलो। इसके बाद दोनों घर की तरफ गए। घर पहुंचकर बेन ने उसे बंदूक दी और पूछा, तुझे चलानी आती है? इस पर ड्वाइट ने जवाब दिया कि नहीं आती तो नहीं है, पर मैं काम चला लूंगा। इस पर बेन बोला कि मेरे घर के आसपास कोई नहीं है, पीछे वाले बेड़े में तुझे सिखा सकता हूँ गोली चलाना। इस पर ड्वाइट ने कहा कि मैं तुझसे पहले ही बहुत मदद ले चुका हूँ मेरे भाई, और परेशान नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ बंदूक चाहिए। उसने बंदूक ली और वहां से निकल गया। जाते वक्त उसने एक पानी का कैन भी लिया ताकि टेडी को दे सके। जैसे ही उसने डिग्गी खोली, टेडी बाहर आया। तब उसने ड्वाइट को बंदूक के साथ अपने सामने खड़ा हुआ देखा। टेडी ने तुरंत पानी पीना शुरू कर दिया। ड्वाइट ने पूछा कि तुम मेरे घर क्यों आए थे, मुझे मारने या मेरी बहन को? तो टेडी ने कहा कि हम तुझे मारने आए थे साले। इसके बाद उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसने ड्वाइट को हिला कर रख दिया। टेडी ने कहा कि तुझे लगता क्या है, तेरा बाप बहुत शरीफ इंसान था, उसका चक्कर चल रहा था मेरी माँ के साथ। जब मेरे बाप को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में तेरे घर गया तेरे बाप को मारने, लेकिन वो कभी तेरी माँ को नहीं मारना चाहते थे। उनकी कुछ गलती नहीं थी उस सब में, लेकिन बीच बचाव में वो भी मारी गई। तब पापा ने अपनी जगह वेड को जेल भेज दिया क्योंकि वो अभी 18 से कम था, उसे कम सजा होगी। ये सुनकर ड्वाइट परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं सब हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा परिवार दोबारा इस सब में घसीटा जाए। मैं मानता हूँ मैंने तेरे भाई को मारा है, उसके लिए मैं पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दूंगा। इस पर टेडी ने कहा कि हमारा परिवार ऐसी बातों से नहीं चलता, हम कानून के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलते हैं। अब तो तेरा पूरा परिवार मरेगा, तेरी बहन और उसके बच्चे भी। ये सुनकर ड्वाइट ने गोली चलाई और टेडी डर गया। ड्वाइट ने उसे फोन दिया और कहा कि अपने परिवार से बात कर और कह उनको कि मैं आ रहा हूँ सब कुछ खत्म करने के लिए, आगे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेडी ने कॉल करके उनसे बात की। कुछ देर बाद ड्वाइट आगे आया टेडी से फोन लेने के लिए। यहाँ टेडी को मौका मिल गया और उसने ड्वाइट के ऊपर हमला करके उससे बंदूक छीन ली। उसने कहा कि हमारे परिवार के अपने रूल हैं, मेरे पिता ने दो खून करके भी सजा नहीं काटी, आखिर में कैंसर से मरा है वो, और अब तू भी मरने वाला है। अब वो ड्वाइट पर गोली चलाने ही वाला था, अभी पास से गोली आई और टेडी का हो गया पट से हेडशॉट। ये गोली बेन ने चलाई थी जिसे अपने दोस्त की चिंता हो रही थी। उसने ड्वाइट को उठाया और कहा कि मुझे पता था तुम कुछ तो गड़बड़ करोगे, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसने ड्वाइट को बंदूक दी और कहा कि तेरे हाथ में बंदूक तो है पर तू इसे चलाना नहीं जानता, अगर गोली निशाने पे ना लगे तो बंदूक का कोई फायदा नहीं है। फिर बेन ने उसे ट्रेनिंग दी और धीरे धीरे ड्वाइट थोड़ा और बेहतर होने लगा। ट्रेनिंग के बाद बेन ने उसे एक बंदूक, पैसे और थोड़ा खाना दिया। साथ ही कहा कि तेरी दिक्कत मेरी दिक्कत, दोनों भाई साथ चलेंगे। लेकिन ड्वाइट ने मना कर दिया। उसने कहा कि तू मेरी जान पहले ही बचा चुका है मेरे भाई, मुझे जितनी मदद चाहिए थी मिल चुकी है, अब हमारे रास्ते अलग हैं और तेरे पास जो मेरी फोटो है ना उन्हें भी जला देना। ये कहकर ड्वाइट चला गया, लेकिन बेन फिर भी उसका पीछा करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। जब बेन ने बोनट खोला तो पता चला कि ड्वाइट ने जानबूझकर बैटरी खराब कर दी थी उसकी गाड़ी की। ड्वाइट जानता था कि बेन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो उसे किसी भी हालत में मुसीबत में नहीं डालना चाहता। दूसरी ओर ड्वाइट काफी आगे जाकर खाना खा रहा था। इसके बाद ड्वाइट हिम्मत बटोरकर क्लीलैंड फैमिली के घर में ही घुस गया। उसने बंदूक हाथ में लिए हुए लोगों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने सभी हथियार इकट्ठे किए और नदी में फेंक दिए ताकि उन लोगों के पास कोई हथियार न रहे। फिर वो वेड के पिता की कब्र पर गया, वही आदमी जिसने उसके माँ बाप को मारा था। ड्वाइट जानता था कि एक मरे हुए आदमी को तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने फिर भी उस कब्र पर पेशाब किया क्योंकि ये सब कुछ उसी का किया धरा था। फिर उसने टेडी की लाश निकाली, घर के पीछे जो खड्डा खोदा था वहां खींच कर ले गया और दबा दी। फिर उसने लाश को अच्छे से दबा दिया और घर के अंदर बैठकर इंतजार करने लगा कि ये सब लोग कब आएंगे। उसने हर जगह जाल बिछाए हुए थे पर कोई नहीं आया। जब शाम को अचानक से घर की लाइट जल गई तो वो डर गया। उसने बंदूक उठाई और देखने लगा कि कौन आया है। फिर उसे समझ आया कि ये लाइट तो ऑटोमेटिक थी, शाम को 8 बजे चल जाती है। अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने अपने घर का नंबर मिलाया और मैसेज छोड़ा कि वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। उसे उनके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, बस उस आदमी से थी जिसने उसके माँ बाप को मारा। लेकिन अगर वो उसकी बहन के पीछे गए तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ घंटों बाद क्लीलैंड परिवार के लोग वापस आए। 3 लोग घर में घुसे, काल और उसकी 2 बहनें। उनकी बातों से ड्वाइट को पता चला कि उन्हें सैम के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है कि वो अभी पिट्सबर्ग में है और जल्द ही वो उसे मारने वाले हैं, साथ ही उसके दोनों बच्चों को भी। ये सुनकर ड्वाइट को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधा काल को गोली मार दी। और सिर्फ उसकी 2 बहनें बची थी। ड्वाइट ने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने का, मेरी दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे बाप से थी, लेकिन मेरी बहन के पीछे जाके तुमने बहुत बड़ी गलती की। अभी अचानक विलियम वहां आया और उसने ड्वाइट को गोली मार दी। ड्वाइट को गोली बेशक लगी थी पर वो अभी भी जिंदा था। दोनों लड़कियां चिल्लाई और विलियम से कहा कि जल्दी खत्म कर दो इसे, लेकिन विलियम गोली नहीं चला पाया। तब सच्चाई सामने आई कि विलियम दरअसल ड्वाइट का ही सौतेला भाई है, क्योंकि ड्वाइट के बाप का उनकी मां के साथ नाजायज रिश्ता तो था ही और उसी वक्त विलियम पैदा हुआ था। ड्वाइट ने उसकी बंदूक छीन ली। उसके पास चांस था कि वो विलियम को मार दे, लेकिन उसने विलियम को जिंदा छोड़ दिया। दोनों औरतें ये सब कुछ देख रही थी। तभी उनमें से एक ने सोफे के नीचे से मशीन गन निकाली और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहां तीनों की लाशें पड़ी थी। काल और उसकी दोनों बहनें मारी गई, सिर्फ विलियम जिंदा था। कुछ समय बाद पिट्सबर्ग में सैम के घर एक आदमी अखबार लेकर आया। उस अखबार में लिखा था कि सब मारे गए, मतलब अब सैम के पीछे कोई नहीं आएगा। ड्वाइट ने अपना बदला तो लिया ही, साथ ही अपनी बहन को भी हमेशा के लिए महफूज कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।